हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं परक्विजिट कि एम्प्लॉयर के द्वारा यदि एम्प्लॉइज को कोई भी फैसिलिटी यदि प्रोवाइड की जाती है, फिर आपको ये याद रखना है कि आप एम्प्लॉय हो और एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से यदि कोई भी फैसिलिटी यदि मिल रही है, कोई भी बेनिफिट यदि मिल रहा है, तो उसका अमाउंट आपको क्या करना है? ऐड करना है। किसमें अमाउंट ऐड करना है? सैलरी के अंदर। समझ में आ रही बात? तो हमने बहुत सारे परक्विजिट पढ़ लिए थे। कितने पॉइंट है? 11 पॉइंट। एक पॉइंट और ऐड कर लो, दिया हुआ नहीं है, एक पॉइंट ऐड कर लो, पॉइंट नंबर 12। कौन सा पॉइंट? कितने पॉइंट दिए हुए हैं अपने नोट्स बुक में? 11। एक पॉइंट और ऐड कर लो, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। हेलो, क्या है पॉइंट नंबर 12? ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी एंड पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। ये फायदा है क्या? एम्प्लॉय के थोड़ी फायदा हुआ। वापस एवरीवन, तो वहां से दिमाग में जोड़ दोगे तो समझ में आएगा। मुझे आपको इन्वॉल्व करना है एज एन एम्प्लॉय, और जो पैसा करते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्या बेटा? जो पैसा करते हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप समझो, आप एम्प्लॉय, ठीक है, आप कौन हो? एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय है, ये कौन है? एम्प्लॉयर, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है एम्प्लॉयर, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, राइट। तो ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी, फॉर एग्जांपल कि भैया तेरे को 25,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी होगी। कोई डाउट? अब फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन है। पर्सनल ऑब्लिगेशन समझ में आता है? उसके घर का लाइट का बिल ही मान लो। किसकी ऑब्लिगेशन है? ऑब्लिगेशन किसकी है? आवाज नहीं आ रही। तो यदि एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉयर यदि उसको पे कर देता है, तो क्या एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है? या फायदा हो रहा है ना, बच गया ना उसका पैसा। पे तो कर दिया एम्प्लॉयर ने, क्यों देना पड़ेगा भैया? यदि कोई भी एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर यदि पे कर देता है, जब पे कर देता है, एडवांस वर्ड यूज नहीं किया गया, लोन वर्ड यूज नहीं किया गया, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, मतलब कर दिया, तो फायदा ही क्या? ये फायदा। यहां पे ऐसा नहीं है कि कट होगा सैलरी में से, सैलरी के एडवांस है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो ये तरीका फायदा है। वो सैलरी एक्स्ट्रा है। क्या है? क्योंकि आपको 25,000 रुपीज पर मंथ तो मिल गए, और उसके अलावा कोई एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन था 4,000 रुपए का, तो एम्प्लॉयर ने यदि पे कर दिया, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा इनडायरेक्टली? ये 29 का फायदा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई मकान था, उस मकान में कोई ढोकरा ढोकरी देते थे। कौन रहता था? और इसे अपनी क्लास की बातें, इधर क्लास के बाद ऐसे वर्ड कभी यूज मत करना, गंदे वर्ड होते हैं बेटा। तो कौन रहता था बेटा? ढोकरा ढोकरी। और उन्होंने कोई मकान 5,000 के किराए पे दे रखा था। किस पे दे रखा था? 5,000। तो मैंने ऐसे बोला, यार ओ ढोकरे ढोकरी, 5,000 में कौन देता है किराए पे? बोलता है ये बच्चा है ना, सब्जियां भी ले आता है और सब्जियों के पैसे भी नहीं लेता। इंसान बड़ा समझदार होता है, हर चीज के पैसा कैलकुलेट करता है। भैया 5,000 का किराया दे रहा है, लेकिन उसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे काम कर देता है। भैया सब्जियां लेके आएगा, कहीं मटन लेके आएगा, पैसा नहीं लेगा, तो 50 रुपए वहां पे मिल गए, 100 रुपए वहां पे मिल गए, तो बहुत सारे फायदे हो गए कि नहीं हुए? और इंसान एक एक चीज में दिमाग लगाता है। क्या लगाता है? क्या कह रहा हूं? पैसे की चीज है भैया। एम्प्लॉय क्या बोलेगा? 25,000 रुपीज मेरे को मिल जाए, ऊपर से जो मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस है वो भी कौन पे कर रहा है? ये जरूरी नहीं, आप जाके अपने एम्प्लॉयर से लड़ने मत लग जाना। यदि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो, क्या दे रखा हो कि एम्प्लॉय का यदि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयर ने यदि पे कर दिया, तो वो भी क्या है? परक्विजिट है। तो जितना अमाउंट एम्प्लॉयर ने पे किया वो क्या माना जाएगा? वो सैलरी के अंदर ऐड किया जाएगा, अमाउंट के अंदर ऐड करना। रीजन समझ में आ गया? दिस इज अ परक्विजिट फैसिलिटी अवेलेबल टू एम्प्लॉय। नहीं समझ में आया? फिर आपको कंफ्यूजन है तो बोलो। ये तो एम्प्लॉयर जाने यार, हो सकता है उसका पर्सनल मैटर है, वो तो एम्प्लॉयर जाने तभी तो ये वाली बात आ रही है ना। अब सिंपल सा पॉइंट आता है कि तभी तो हो सकता है 25,000 में भी मजे से काम कर रहा हो, क्योंकि उसके 1-1 लाख रुपए के खर्चे एम्प्लॉयर बियर करता हो।
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो मैंने क्या बोला, ये तो एम्प्लॉय जाने, क्योंकि भैया एम्प्लॉय जनरल टर्म होती है। एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनको भगा दिया जाता है, और ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं, हाँ जी भैया एम्प्लॉय है भैया, एम्प्लॉय इज एन एसेट, लेकिन एम्प्लॉय में दम होना चाहिए, उसमें एसेट तब बनते हैं। तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनमें अपन दिमाग नहीं लगाते, बोलते ना यार ये सर्वेंट है, लेकिन सर्वेंट नहीं भैया, ये बिना बोले काम करता है, इसको जितने ही पैसे दो कम है। सर्विस में यही तो होता है, सर्विस के अंदर अमाउंट कभी नहीं होता। कभी कभी 200 रुपए भी आपको दुखेंगे, कभी कभी आप 2000 रुपए भी दे दोगे तो नहीं दुखेंगे, क्योंकि सर्विस पर डिपेंड करता है किस टाइप की सर्विस दी जा रही है। एम्प्लॉय वही है, एक एम्प्लॉय होता है जिसको बार बार याद दिलाना पड़ता है। आपके घर में भी सर्वेंट आते हैं ना, तो किसी को याद दिलाना, यार ये कर लो, और कुछ दीदी आपको भूल गए, भैया वो आप भूल गए, आपको लेके जाना था, वाह यार एडिक ही खत्म कर दिया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर क्यों पे करेगा, क्यों देगा, तो वो आपको बेनिफिट दे रहा है भैया। तभी तो बोलते ना, जैसे आपने कभी सुन रखा होगा, यहां पे डायरेक्टली फायदे नहीं होते, इनडायरेक्टली बहुत फायदे हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी आपको दिखती है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, लेकिन हम बोलते हैं बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। अब फायदे इन द टर्म्स ऑफ मकान मिल जाता है, इन द टर्म्स ऑफ गार्ड मिल जाता है, इन टर्म्स ऑफ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वो हर चीज को काउंट किया जाता है सैलरी के अंदर। मतलब आपको ये बात याद रखनी है, एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिले वो सब सैलरी का पार्ट है। कितना पार्ट है उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पे जनरल पॉइंट बता दिया कि यदि कोई एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, मतलब एम्प्लॉय को पे करना था लेकिन एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो एम्प्लॉय को फायदा हो गया ना, पैसा बच गया। राइट एवरीवन, कोई कंफ्यूजन? तो ये अपना कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज द, अब बात ध्यान से सुनना, अभी तक जो मैंने परक्विजिट पढ़ाए थे वो परक्विजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ऑल एम्प्लॉइज मतलब ऑल एम्प्लॉइज, कोई भी एम्प्लॉय हो जो अपने अपना परक्विजिट पढ़े, सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। कितना टैक्सेबल है वो मैंने लिखवा दिया। अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, परक्विजिट टैक्सेबल ओनली, ओनली मतलब केवल, इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड, मतलब अब जो मैं परक्विजिट बता रहा हूं, कितने परक्विजिट? 5। कितने? तो ये जो 5 परक्विजिट है वो ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होंगे, बाकी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। कितने परक्विजिट? तो 5 परक्विजिट है जो ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होंगे, बाकी एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल नहीं होंगे। किसके लिए टैक्सेबल होंगे? ओनली इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। किसके लिए टैक्सेबल होंगे? सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होंगे। What is the meaning of specified employee? Specified employee means कौन कौन specified employee है? नंबर 1, एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यदि कोई ऐसा एम्प्लॉय जो डायरेक्टर है कंपनी का, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। कौन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा? जो नॉर्मल एम्प्लॉय है वो नहीं। यदि आप कंपनी के डायरेक्टर, क्या हो? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मींस एनी एम्प्लॉय हु इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मतलब वो ओनली एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है। डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का। इन सबके बीच में क्या है? और, या ऐसा एम्प्लॉय हैविंग द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉयर, मींस ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर, एम्प्लॉयर का मतलब यहाँ पे क्या है? कंपनी। तो कंपनी में कितना परसेंट? 20% और मोर क्या होल्ड करता है? वोटिंग राइट्स। तो ऐसा एम्प्लॉय को भी क्या बोला जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मतलब आप कंपनी के स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाओगे यदि आप कंपनी के डायरेक्टर हो। क्या हो बेटा? यदि आप कंपनी के डायरेक्टर हो या कंपनी के अंदर 20% वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो, मतलब 20% आपके इक्विटी शेयर्स है। क्या है बेटा? 20% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो किसी कंपनी, तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी में आपका क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो यदि आप किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हो, और आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब माना जाएगा? जब आप किसी कंपनी में 20% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो। 2 पॉइंट समझ में आ गए बेटा? पहला पॉइंट, specified employee means any employee who is a director of company. Specified employee means any employee who is a director of company. Specified employee means any employee जो इस कंपनी के अंदर कितना परसेंट सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और मोर वोटिंग राइट्स। 20% और मोर
व्हाट इज नाइस। एंड थर्ड पॉइंट, एनी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी अभी पुरानी लिमिटेड चल रही है, ये जो सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, ये पर मंथ नहीं है, ये कौन सी सैलरी की बात हो रही है, एनुअल सैलरी। किसकी बात हो रही है, ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एनुअल सैलरी कितनी हो, मोर देन रुपीज 50,000। कितनी सैलरी हो, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। 50,000 पूरे साल के, तो एक महीने का कितना हुआ, एक बार कैलकुलेट करना। ₹4,000 पर मंथ हुआ, एक बार देखना बेटा कितना आएगा। कितना अमाउंट, 4,170 जो भी आए। तो मतलब यहाँ पे क्या दिए, 3 पॉइंट दिए हुए एवरीवन। कितने पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए। नंबर 1, ऐसा एम्प्लॉय जो डायरेक्टर है कंपनी का, या एंड नहीं है इनके बीच में, या मतलब कोई भी पॉइंट। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो होगा जो कंपनी का डायरेक्टर है, या कंपनी के अंदर 20% और मोर वोटिंग राइट्स होल्ड करता है, या ऐसा एम्प्लॉय जिसकी एनुअल सैलरी पूरे साल भर की जो सैलरी हो कितनी हो, मोर देन रुपीज 50,000। कितनी सैलरी हो, मोर देन रुपीज 50,000 बिफोर डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16। सेक्शन 16 अभी पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो सेक्शन 16 में जो भी डिडक्शन दिए हुए हैं, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन या एंटरटेनमेंट अलाउंस या जो भी डिडक्शन दिए हुए हैं, उन डिडक्शन से पहले यदि आपकी एनुअल सैलरी पूरे साल भर की 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आप क्या माने जाओगे, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाओगे। कितने पॉइंट हो गए, 3। एक तरीके से अंदर मोस्टली स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर कवर हो जाता है, क्योंकि एनुअल सैलरी 50,000 रुपीज से ज्यादा ही होगी। तो यदि इन तीनों में से कोई भी पॉइंट के अंदर यदि एम्प्लॉय कवर्ड है तो क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और यदि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो कितने परक्विजिट, ये 5 परक्विजिट आपके लिए टैक्सेबल होंगे, अदरवाइज ये 5 परक्विजिट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होंगे यदि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो। यस रेडी एवरीवन, क्या पढ़ रहे हैं अपन, अपन उन परक्विजिट की बात करें, ये भी परक्विजिट ही है। तो कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर अलग से एडिंग क्यों बनाई है, क्योंकि अभी तक जो मैं परक्विजिट पढ़ा रहा था वो क्या थे बेटे, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अब जो मैं परक्विजिट बता रहा हूं दैट आर टैक्सेबल ओनली इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो एक बार आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो 5 परक्विजिट आप पढ़ाने वाला हूं उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या नहीं। और यदि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हो तो ये जो परक्विजिट है 5, वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। समझ में आ रही बात। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, परक्विजिट टैक्सेबल ओनली इन द एंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज द मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी। मैं लिखवा देता हूं प्रॉपर्ली एक बार चार्ट बना के, जिससे आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। यस, पहला पॉइंट मोटर कार, पहला पॉइंट मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी। मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी। यस, पॉइंट नंबर 1 मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी अपन साथ में लिखते भी रहेंगे और समझते भी रहेंगे। तो फर्स्ट फैसिलिटी, फर्स्ट परक्विजिट दैट इज अ मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी। तो पहले अपन बात करेंगे मोटर कार की, मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी।
मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इसमें अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए बी और सी। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ए बी और सी। पॉइंट नंबर ए, यदि जो मोटर कार फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, used for fully office purposes। देखो 2 पॉइंट ए और बी लॉजिक से समझ में आएंगे, सी रट्टा मारना पड़ेगा। आई रिपीट, 3 पॉइंट है यहाँ पे, ए बी सी। कितने पॉइंट बना रहा हूं? 3 में से ए और बी लॉजिकली आप फ्रेम कर सकते हो, लॉजिक में आ जाएंगे। सी जो पॉइंट है वो लप्पा है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो यस, ए पॉइंट लॉजिकल है बेटा, दिमाग है अपने पास, बिल्कुल है। तो तुम क्या हो बेटा? एम्प्लॉय हो। क्या हो? आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार दिए। क्या दिए? कार दी, कार, ड्राइवर भी दिया है, पेट्रोल का खर्चा भी वही बियर करता है। और ये कार किसके लिए यूज हो रही है? ये कार ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। यूज फॉर फुल्ली, फुल्ली मतलब ओनली, एक्सक्लूसिवली। आप चाहो तो एक्सक्लूसिवली भी लिख सकते हो, एक्सक्लूसिवली बोलो, फुल्ली बोलो, ओनली बोलो, जो आपको बोलना है वो बोलो। इसका मतलब ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब उस कार के अंदर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बैठेगी, बॉयफ्रेंड भी नहीं बैठेगा, क्योंकि क्या लिखा है? ओनली। हाँ, ओनली ऑफिस पर्पस के लिए यूज होगी, पर्सनल नहीं। सर दोनों यूज करें तो वो ए नहीं है बेटा, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? ओनली, एक्सक्लूसिवली, फुल्ली। फुल्ली मतलब ओनली, समझ में आ रहा है? यदि किसी को फुल्ली अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एक्सक्लूसिवली भी यूज कर सकते हो। तो ये एक्सक्लूसिवली आपको ज्यादा क्लियर करता है कि ओनली ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो बेटा कितना परक्विजिट आएगा? कितना फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? ठेंगा। ठेंगा क्यों? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाऊं तो मजा आए ना, अपने बच्चों को बिठाऊं तो मजा आए ना, फैमिली को बिठाऊं तो मजा आए, घूम के आऊं कहीं चंडीगढ़ मनाली, लेकिन बोलो ओनली ऑफिस के लिए यूज आएगी तो क्या फायदा? समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक के ना समझ में आ रहेगा। मतलब कार भी फायदा है, तो फायदा क्या? ऑफिस के लिए यूज हो रही है। मेरा क्या फायदा? सब चिल्ला क्यों? लॉजिक के लिए बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए, माइंड में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था बेटा प्रोविजन बहुत सारे। क्या बेटा? तो कुछ प्रोविजन आपको क्या करने पड़ेंगे? खत्म करने पड़ेंगे, लॉजिकली से माइंड में आ जाए। बात समझ में आ रही बात बेटा? अपन यदि पूरा का पूरा सब्जेक्ट यदि याद करने लग गए ना बेटा, तो कंट्रोल में नहीं आए। और ये कंट्रोल में सब्जेक्ट तभी आते हैं जब मैक्सिमम पोर्शन आपको क्या करना पड़ता है? लॉजिकली खत्म करना पड़ता है। तो यदि एम्प्लॉयर ने आपको कोई भी मोटर कार फैसिलिटी दी, ड्राइवर दिया या रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिया, मैंने लिखा भी नहीं क्या क्या दिया, कुछ भी दे, लेकिन भैया ये यूज ऑफिस के लिए यूज, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यह फायदा है क्या? किसके लिए यूज आ रही है? तो ऑफिस के जो खर्चा तू करेगा ही ना, तभी तो ये कंपनी में जॉब करूंगा ना, मैं क्यों खर्चा करूं अपनी जेब से? क्या करो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरा फायदा हो, मेरी गर्लफ्रेंड जा रही हो, मेरा बॉयफ्रेंड जा रहा हो, मेरे बच्चे जा रहे हो, हम घूम के आ रहे हो मनाली या चंडीगढ़ या, तो बात अलग है ना बेटा। कहीं भी जाए हमारी मर्जी, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, बात समझ में, आगरा जा रहे हैं, तो वो अपना पर्सनल बेनिफिट है, लेकिन पर्सनल तो यूज ही नहीं आ रही। किसके लिए यूज आ रही है? यस। तो कितना अमाउंट आएगा? ये सिंपल सा पॉइंट आता है, ऑफिस के लिए यूज आ रही है तो उसका खर्चा नहीं बच रहा, क्योंकि ऑफिस के लिए आप मुझे बाहर भेजोगे तो वो तो कंपनी बियर करेगी ना बेटा। क्योंकि जनरली क्या होता है, एम्प्लॉय प्रिफर ही नहीं करते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज मैं किसी एम्प्लॉय को बोलता हूं कि एक काम करो, मार्केट जाके ये ले आना, मार्केट जाके वो ले आना, अगले दिन बोलेगा सर आप ही चले जाओ, मैं तो नहीं जाना। सर पहले आप चले गए 15,000 रुपए की देते हो, ऊपर से इतना पेट्रोल आ देते हो, सर ये क्या मतलब है? तुम सीएस बन गई,
और सीएस बनने का तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए इतनी होगी नहीं, बहुत ज्यादा होगी, लेकिन समझाने के लिए 20,000 रुपए की सैलरी है। और मैं तुम्हें क्या करता हूँ, ऑफिस के काम से बार बार भेजता रहता हूँ, कभी दिल्ली भेज देता हूँ, कभी मुंबई भेज देता हूँ, और बेटा तुम अब खुद जाओगी फ्लाइट से। सर आप ही काम कर लो, एक तो मैं काम करूँ, अपनी जेब में 40,000 का खर्चा करूँ, कभी दिल्ली जा रही हूँ, कभी मुंबई जा रही हूँ, ये तो आपका ही है ना, ऑफिशियल पर्पज है भैया। समझ में आ रहा है मेरे क्या कहना चाह रहे हो? तो कॉमन सेंस वाली बात है। तुम्हें 2 साल बाद ज्यादा अच्छी तरह फील आ जाएगा जब तुम एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करोगी, जब तुम्हारे पर्सनल खर्चे होंगे, तो वो भी ऑफिस के लिए। तो ऑफिस के लिए कौन अपने खर्चे लगाता है? समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यदि कोई भी मोटर कार फैसिलिटी यदि एम्प्लॉय को मिली है, यदि ऑफिशियल पर्पज के लिए यदि मिली है, तो देन फुल्ली एग्जेम्प्ट। क्या लिखेंगे अपन? नॉट टैक्सेबल। लेकिन एक कंडीशन है सर, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एम्प्लॉय मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ईच जर्नी। एम्प्लॉयर मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ईच जर्नी, मतलब कि ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रही है, तो ऑफिस के पर्पज के लिए कहां कहां जा रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है एम्प्लॉयर ने। एंड इशू ए सर्टिफिकेट, मतलब एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? दैट मोटर कार यूज फॉर ओनली ऑफिस पर्पस। समझ में आ गया सबको? पॉइंट नंबर ए क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है बेटा? पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी, मोटर कार फैसिलिटी, जो भी मोटर कार फैसिलिटी जा रही है, मोटर कार यूज फॉर, मोटर कार यूज फॉर फुल्ली या एक्सक्लूसिवली, यूज फॉर फुल्ली या एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस। इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा? दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सी दो कैटेगरी? जो मोटर कार है वो एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉय की है? और वो मोटर कार जो एम्प्लॉयर की है, हो सकता है वो किराए पे लाके दे, हो सकता है वो परचेज करके दे।
कार ओन बाय द एम्प्लॉयर, कार ओन बाय द एम्प्लॉयर, या हो सकता है कि क्या हो, कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो व्हाट इज द परक्विजिट? तो परक्विजिट का अमाउंट क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी, टैक्सेबल वैल्यू आएगी लेकिन कितनी होगी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अभी कौन को बोला था 10% पर एनम, तो बिल्कुल सही बोला था। जो कार दी जा रही है तो कार का तो आप कितना अमाउंट ऐड करोगे, 10% तो आप ऐड करोगे ही करोगे। तो कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये फायदा क्या हो गया, किसके लिए यूज हो रही है, फायदा हुआ ना। तो भैया कार फॉर एग्जाम्पल 20 लाख की है तो कितना परसेंट ऐड करना पड़ेगा, 10% एवरी ईयर, मतलब 2 लाख रुपीज। तो कितना परसेंट, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट, प्लस एम्प्लॉय और क्या क्या दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर सैलरी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, यदि हो सकता है कि एम्प्लॉय ड्राइवर भी दे रहा है तो ड्राइवर की सैलरी भी पे कर रहा हूं, जितना ड्राइवर की सैलरी पे कर रहा है पूरा का पूरा अमाउंट ऐड करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने आपको कार दे दी, कार के साथ ड्राइवर भी दे दिया, तो ड्राइवर को सैलरी वो फॉर एग्जाम्पल कितना पे करता है, 10,000 रुपीज पर मंथ, तो 1,20,000 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपका बच गया ना। तो ड्राइवर की सैलरी जो भी एम्प्लॉयर ने पे की है, इफ एनी पेड बाय एम्प्लॉयर, यदि पे की है तो, इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, तो वो अमाउंट आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। प्लस हो सकता है कि एम्प्लॉयर क्या करे, रनिंग और मेंटेनेंस, रनिंग और मेंटेनेंस मतलब पेट्रोल वेट्रोल और जो भी सर्विसिंग के जो चार्जेस है वो भी एम्प्लॉयर पे करता हो, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो भी तब ऐड होगा इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। कोई कंफ्यूजन? तो ये जो भी आप ऐड करके जो भी आपका अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे अपन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। आर एंड एम, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, आर एंड एम, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस तभी ऐड होंगे इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यदि पे कर रहा है तभी तो आपको फायदा हो रहा है। नहीं आया समझ में? आगे कंटिन्यू करूं, ये लॉजिकली आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम अपने मन से भी बना सकते हैं कभी। अब इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाओ, यदि कार पर्सनली यूज हो रही है, प्राइवेट यूज के लिए आ रही है, एंड कार हायर्ड बाय एम्प्लॉय, तो तुम में से कोई ट्राई कर सकता है, क्या होना चाहिए, मजा आएगा। हाँ तेज बोलो, मैंने बोला ना बिल्कुल लप्पा सही है। हायर चार्जेस, हायर चार्जेस पेड या रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो भी हायर चार्जेस पे किए हैं वो, प्लस और बताओ, हो सकता है कि एम्प्लॉयर ड्राइवर भी दे दे, तो यदि एम्प्लॉयर ने ड्राइवर की सैलरी पे की हो तो ड्राइवर सैलरी, इफ एनी पेड बाय, इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इफ पेड बाय एम्प्लॉयर। ये सब ऐड करके जो भी आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। पॉइंट नंबर ए और बी में कोई डाउट है किसी को, सबने लिख लिया पॉइंट नंबर ए और बी? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लॉजिकली बच्चा बना सकता है, यदि आप कूल होके पढ़ोगे, रिलैक्स होके पढ़ोगे तो ए और बी में आप अटकोगे नहीं, कभी आप भूल भी गए तब बना लोगे। लेकिन जो पॉइंट नंबर सी है वो प्योर अट्टाफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया बस के दिया ना, ये वैल्यू है तो वैल्यू है, इस वैल्यू पे टैक्स देना पड़ेगा, वो याद करने का है। क्या बेटा?
पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर C, if car used for partly office purpose, if car is used for partly office purpose and partly personal purpose, POPP, PO partly office, PP partly private या partly personal, written by everyone. अपन क्या कर रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं और साथ में अपन क्या कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, सारा काम एक साथ कर रहे हैं. तो POPP ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको समझना पड़ेगा कि कार यदि ओनली ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रही है तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट है. यदि कार यदि प्राइवेट यूज के लिए आ रही है, पर्सनल यूज के लिए आ रही है, तो जो भी एम्प्लॉयर का खर्चा हो रहा है, यदि एम्प्लॉयर ने कार खरीद के दिए तो 10% और यदि रेंट पे लेके दिए तो रेंटल, और बाकी ड्राइवर की सैलरी जो भी पे करेगा वो ऐड कर दो, और बाकी जो भी रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो भी पे करेगा वो ऐड कर दो. कंटिन्यू करूं ना. इफ कार इज यूज फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पसेस, इसको क्या करना पड़ेगा, दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. कितने पार्ट में, दो पार्ट में. कैसे, ऐसे. C1, if car is owned by employee, if car is owned by the employee, if car is owned by employee, running and maintenance expenses paid by employee, running and maintenance expenses paid by employer. यस बेटा, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है. यस, प्यारी बच्ची राइट हैंड साइड फर्स्ट बेंच. आपकी कार प्राइवेट और ऑफिस दोनों के लिए यूज हो रही है, सर नो. इसका मतलब लॉजिकली आपके दिमाग में जो लप्पा आएगा वो पता है क्या आएगा, सर जितना प्राइवेट के लिए यूज आ रही है वो टैक्सेबल नहीं होगा. नहीं, जितना प्राइवेट के लिए यूज आ रही है वो टैक्सेबल होगा, और जितना ऑफिस के लिए यूज आ रही है वो टैक्सेबल नहीं होगा. तो हम क्या करेंगे, कार के दो टुकड़े कर देंगे. क्या करेंगे बेटा, हाँ सुनो, सुना तो करो यार. तो कार है, कार को ऐसे काट देंगे, इतनी कार ऑफिस के लिए यूज होगी, इतनी कार प्राइवेट के लिए यूज होगी. सर ऐसे तो नहीं हो सकता. अलग के लिए अलग ड्राइवर दिया ही नहीं हो, अलग अलग ड्राइवर लगा दो. ड्राइवर आप ही हो, ऑफिस के लिए भी आप ही खुद से चलाते हो, अपनी वाइफ के लिए भी खुद ही चलाते हो. ड्राइवर ही नहीं दिया फिर. तो ऐसे केसेस के अंदर क्या हो, कार यदि ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है और कार पर्सनल भी यूज हो रही है, तो फिर वैसे तो आपके दिमाग में आएगा सर जितना कार ऑफिस के लिए यूज हो रही है टैक्सेबल नहीं, जितना कार आपका पर्सनल यूज हो रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा. समझ में आ रही बात.
इसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कुछ अमाउंट फिक्स कर रखा है, उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, आपको प्योरली याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल C1 के अंदर जो पॉइंट है तो लॉजिकल है, लॉजिकल आप लप्पा मार सकते हो, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। क्या बेटा, ये कार ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है और कार पर्सनल भी यूज हो रही है, तो कुछ पार्ट टैक्सेबल होना चाहिए। लेकिन कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, कार इज, एंड पहला केस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉय, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? तुम बताओ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 10%। तुम बताओ। ये ट्राई करो, बाद में हंसी आएगी बेटा, मजा आएगा। तुम्हें खुद को हंसी आएगी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ है, मैं बेवकूफ, ये फील आना बहुत जरूरी होता है। तुम बताओ, पूरा ही अमाउंट ऐड होगा। ये तुम्हें हंसी आएगी, बोलो ऐसे मैं बेवकूफ हूं। लास्ट में बेटा इधर, तुम बताओ बेटा कितना अमाउंट ऐड होगा? तुम बोलो बेटा। हाँ हाँ, तू जो इधर इधर कर रहा था 10%। बेटा तू बता, इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर तुम्हारे, हाँ जल्दी बोलो, तेज बोलो। मेरी कार है, तूने क्या दिया? बस यार ना खुद भाई कि बेवकूफ है। मैं सुन लिया करो, मैंने पहले बोला बहुत लेमिन की तरह, ज्यादा समझने वाला होगा तो मजाक उड़ाना अपने। जब मेरी कार है तो तूने क्या दिया, कुछ तो दे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा कार से निकला, मैंने बोला जो चिन्मय ट्यूटोरियल्स के बच्चे कार में आते हैं, सर इसमें आपका क्या है? उसकी खुद की कार है, आपने थोड़ी दी। बात समझ में आ रही है? यदि आपकी कारों में बोलो बेटा क्या बात है, तुम कार में आते हो, सर वो तो मेरी पर्सनल कार है, आप थोड़ी बेनिफिट दे रहे थे, आप कार देते तो बोले क्या बात है। समझ में आ रही? एम्प्लॉयर ने कार दिए क्या? एम्प्लॉयर ने कार दिए क्या? जब कार दी नहीं है तो कोई फैसिलिटी मिल रही है क्या आपको? और ऊपर से रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस जो पेट्रोल है, पेट्रोल भी किसका है? कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? जब कोई फैसिलिटी मिले तो फैसिलिटी का अमाउंट निकालूंगी, जब कुछ मिला ही नहीं तो कैलकुलेट कैसे होगा बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? ये बात सही है कि पार्टली ऑफिस है पार्टली पर्सनल है, तो कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा, लेकिन भैया एम्प्लॉयर से कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कार किसकी है यार? बोलते नहीं हो, कार किसकी है? जब कार मेरी है, बोलो कार मेरी है, पेट्रोल मेरा है, एम्प्लॉयर ने कुछ दिया ही नहीं, तो टैक्सेबल किस बात का? समझ में आया कि नहीं आया? जब सामने वाले से मिलेगा तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो जब कुछ दे ही नहीं रहा, कार इज ओन बाय एम्प्लॉय, कार मेरी है, पेट्रोल भी मेरा है, तो तेरा क्या? कुछ नहीं ना, तो किस बात का टैक्सेबल रहे? समझ में आया कि नहीं आया? जिनको रट्टा मारना है रट्टा मार लेना, मैं चार्ट भी बना के देता हूं, जिनको समझना हो समझ भी लेना। अपन यहाँ पे क्लास में 8 तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मेरे को पता नहीं। हाँ बेटा, नहीं मैंने दूसरा वाला बताया ही नहीं, ये वाला बताया। अभी उस पर तो आया ही नहीं ना, मैं तो इसी पे हूं। C1 का स्मॉल ए मैंने क्या क्लियर किया था? कार इज ओन बाय एम्प्लॉय, बोलो कार इज ओन बाय एम्प्लॉय एज वेल एज रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? नो बेनिफिट टू एम्प्लॉय। नो बेनिफिट, एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ? कुछ मिला ही नहीं, जो बेनिफिट कहां से आया? तो नो बेनिफिट एंड हेंस नॉट टैक्सेबल। रीजन समझ में आ रहा है बेटा? रीजन समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही? अब रट्टा मारना है, अब रट्टा मारना है। अब इसके बाद जितना भी पीओपी पीपी के अंदर लिखूंगा ना, सब अब रट्टा मारना है। अभी ये सब फॉर्मूला बेस्ड है, क्या ये? और फॉर्मूले का क्या है थोड़ा बहुत रीजन बता दूंगा, लेकिन आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। यस, रेडी? कार किसकी है? इसके रिगार्डिंग तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर 5,000 रुपीज पे कर रहा है, कितना अमाउंट पे कर रहा है? आवाज नहीं आ रही? तो पूरा का पूरा 5,000 रुपीज टैक्सेबल होगा क्या? ये लॉजिकल है।
5,000 पूरा टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ बेटा ये कुछ बोल रहा है, तुम बोलो रास्ते में बेटा, क्यों नहीं हो? यस, पर्सनल भी तो हो रहा है ना, पूरा कैसे टैक्सेबल होगा बेटा? इधर पूरा कैसे टैक्सेबल होगा? क्योंकि कुछ पार्ट पर्सनल है, कुछ पार्ट, तो पर्सनल वाला तो टैक्सेबल होगा लेकिन ऑफिस वाला टैक्सेबल नहीं होगा ना, लेकिन पूरा 5,000 टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि कुछ पार्ट ऑफिस के लिए भी तो यूज किया गया है। बात समझ में आ रही बेटा? तो यहां पे गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से फॉर्मूला बना रखा है, वो आपको याद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है इतना अमाउंट टैक्सेबल होगा तो होगा। ये हो गया आपका C1 का स्मॉल बी। कौन सा पॉइंट हो गया? C1 का स्मॉल बी। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस। अब माइनस क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये कार ऑफिस के लिए भी तो यूज आ रही है, दोनों के लिए यूज आ रही है। POPP बोलो, POPP, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। तो पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए फैसिलिटी नहीं है क्योंकि ये कार ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है। तो कितना अमाउंट आपको माइनस करना पड़ेगा? 1,800 रुपीज पर मंथ, माइनस 1,800 रुपए पर मंथ या 2,400 रुपए पर मंथ। 1,800 रुपए पर मंथ कब होगा? क्योंकि आपको पता है कार की इंजन कैपेसिटी होती है, ये पता है क्या सबको? जिन जो कार के शौकीन होंगे उनको पता होगा, सुन भी रखा होगा। कार का इंजन कैपेसिटी 1600 सीसी है या 2400 सीसी है या 1200 सीसी आता रहता है। कार के अंदर कैपेसिटी कितनी है? तो यदि कार का जो इंजन कैपेसिटी है वो कितना है बेटा? अप टू 1600 सीसी। तो 1,800 रुपए पर मंथ माइनस करना पड़ेगा। और कार की यदि इंजन कैपेसिटी कितनी है बेटा? अप टू नहीं, मोर देन, अप टू तो हो गया, मोर देन 1600 सीसी। इसको अपन 1.6 लीटर भी बोलते हैं। हमने बहुत सुना होगा कि ये 1.6 लीटर है, 2 लीटर है, आजकल ही चलता है बहुत बार। जो कार के शौकीन होने उनको पता होगा, जिनको नहीं पता तो अट्टा मान लो, टेंशन मत लो। लेकिन क्या याद रखना है, वापस से रिपीट करता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा माइनस क्यों किया है? गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि जितना भी रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस है जो एम्प्लॉयर ने पे किया वो फुल अमाउंट टैक्सेबल नहीं हो सकता क्योंकि ये पार्टली ऑफिस पर्पज के लिए भी यूज हो रही है। तो वो वाला पार्ट आप माइनस कर दो। कितना अमाउंट? 1,800 रुपए पर मंथ। यदि इंजन की जो कैपेसिटी है वो कितना है? 1600 सीसी। यदि उससे ज्यादा है तो 2,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ड्राइवर भी दिया है, तो वो मैं एक कॉमन नोट में लिखवा दूंगा, मैंने हर जगह नहीं लिखवाया। ये पूरे पॉइंट नंबर सी, ये जो पूरा पॉइंट नंबर सी है ना, तो ड्राइवर की सैलरी अपन नोट के अंदर लिख लेंगे। यदि ड्राइवर की सैलरी भी पे की जा रही तो इतना अमाउंट ऐड करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ड्राइवर की पूरी सैलरी ऐड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगेन ड्राइवर इज यूज फॉर पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर C2, पॉइंट नंबर C2 क्या होना चाहिए? If car is, बोलो, if car is owned by employer, if car is owned by employer, point number C2। इसको अगेन क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सर दो पार्ट कौन कौन से होंगे? सामने ध्यान से देखो बेटा। कार तो एम्प्लॉयर की यही, तो 10% ऐड कर लेंगे पूरा। फिर तुम बताओगी कार यदि एम्प्लॉयर की तो 10% ऐड कर लेंगे अपन, जो अपन ने ऊपर तो ऐड किया था 10%, जो कि यहां पे 10% ऐड किया था। यदि कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो 10% ऐड किया था ना कॉस्ट का, तो यहां पे क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कार पूरी की पूरी पर्सनल यूज हो रही थी, इसे पूरा 10% अपन ने ऐड कर दिया था। यहाँ पे 10% इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कार पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल।
समझ में आ गई रीजन? इफ कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो कार का बेनिफिट तो आपको ऐड करना ही है, साथ में दो पार्ट में डिवाइड कर लो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। C2 के अंदर भी स्मॉल ए और बी बना दो। ए क्या होगा अपना, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, तो कितना अमाउंट ऐड करना होगा, क्या कैलकुलेट करना है आपको, टैक्सेबल अमाउंट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, 600 रुपीज पर मंथ या 900 रुपीज पर मंथ। ये आपका अमाउंट ऐड होगा। 600 रुपीज पर मंथ कब होगा, जब इंजन की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, अप टू, और यदि इंजन की कैपेसिटी कितनी होगी, मोर देन 1600 सीसी। रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का कोई भी अमाउंट ऐड नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी, स्मॉल बी, इफ running and maintenance expenses paid by employer, यदि रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस यदि एम्प्लॉयर ने पे किए तो दो बेनिफिट ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से, ये तो कार का और एक रनिंग और मेंटेनेंस का। तो ये अमाउंट ए से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये अमाउंट ए से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ए वाले के अंदर तो सिर्फ किसका अमाउंट ऐड किया था आपने, कार का ऐड किया था 600 रुपए और 900 रुपए। तो या तो कार का बेनिफिट भी और रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने पे किया, दो है, लेकिन फुल अमाउंट ऐड नहीं होगा क्योंकि कार पर्सनल भी यूज हो रही है, ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है। तो कितना अमाउंट ऐड करना होगा, अगेन गवर्नमेंट का लप्पा। तो गवर्नमेंट का लप्पा कितना है वो देख लो एक बार फटाफट, कितना अमाउंट ऐड करना होगा, दैट इज रुपीज 1800 पर मंथ। कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, 1800 रुपए पर मंथ या 2400 रुपए पर मंथ। लेकिन वहां पे 1800 रुपए और 2400 रुपए माइनस किए थे, यहां माइनस नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड किए। मतलब कार का और रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का जो पर्सनल पार्ट माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपए पर मंथ। 1800 रुपए पर मंथ कब होगा, अप टू 1600 सीसी, और यदि इंजन कैपेसिटी कितनी हो, मोर देन 1600 सीसी। समझ में आ गया सबको, लॉक कर दूं? हाँ बेटा, ये तो याद करने का बेटा, ये तो आपको प्योरली रेक्टिफिकेशन है। कौन सा वाला पार्ट, क्योंकि अब कोई बच्चा मेरे से पूछे थे 600 ही क्यों, मुझे भी नहीं पता, तो गवर्नमेंट को पता, उनको भी नहीं पता। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, उन्होंने बहुत जमाने पहले, क्योंकि ये जो अमाउंट होगा बहुत जमाने पहले उन्होंने ऐड कर दिया, अमेंडेड किया ही नहीं। क्योंकि अभी ड्राइवर की सैलरी का भी ऐड करेंगे तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है, तो मुझे से ड्राइवर कौन सा आता है इतने अमाउंट, लेकिन पार्ट है, तो अब पता नहीं होता कितना पार्ट ऑफिस है, कितना पार्ट है, तो ये चला जा रहा है। ये कंसेप्ट है जो आपको याद करना है। वापस से रिपीट कर देता हूं पूरा एक साथ, ये लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एज ए स्टूडेंट, आपको जो फोकस करना होता है पॉइंट नंबर सी में करना होता है, ए और बी आप 3 बार यदि रिवीजन करोगे, कितनी बार, 3 बार लॉजिकली आपने रिवीजन किया, आपको जिंदगी भर याद रह सकता है। सी, जब जब रिवीजन करोगे 5 दिन तक ही याद रहेगा, बाद में भूल जाओ। ये प्योर रेक्टिफिकेशन है, क्या है बेटा? तो ज्यादा फोकस में इसी पे करता हूं, बाकी सबको तो क्या होता है 2 या 3 बार 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 बोल के आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो पूरा सी दिख रहा है सबको, ये बार पूरा एक साथ देख लेते हैं फटाफट। यदि कोई भी कार यदि पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिस दोनों के लिए यूज हो रही है, तो देन एम्प्लॉई के लिए क्या परक्विजिट होगा, एम्प्लॉई के लिए कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, राइट? तो यहां पे अपन ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। यदि कार एम्प्लॉई की ओन है, अब सुनना मेरी बात, यदि कार एम्प्लॉई की खुद की है, क्या बोला मैंने, कार यदि एम्प्लॉई की खुद की और रिपेयर मेंटेनेंस, रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉई ने खुद पे किया, तो एम्प्लॉयर से कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? तो कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयर।
देयर इज नो बेनिफिट टू एम्प्लॉय, यस और नो? ये लॉजिकल था, ये भी लॉजिकल था। C1 का B, ये याद करने का है। अब सुनना बात ध्यान से, कार किसकी है? कार एम्प्लॉय की है, ये फायदा नहीं है। तो फायदा कौन सा वाला पार्ट है? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर। सर पूरा का पूरा अमाउंट ऐड कर दूं? नहीं, पूरा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि कार पर्सनल और ऑफिस दोनों के लिए यूज हो रही है। तो देन कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? जितना रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आपने पे किया उसमें से ये वाला पार्ट 1800 रुपए और 2400 रुपए आपको क्या करना होगा? पर मंथ माइनस करना होगा। क्या क्या होगा टैक्सेबल अमाउंट? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस 1800 रुपए पर मंथ और 2400 रुपए पर मंथ आपको माइनस करना होगा। रिमेनिंग जो अमाउंट होगा दैट इज द टैक्स। आई थिंक क्लियर? ये 2-3 बार आप बार बार रिपीट करोगे ना, क्वेश्चंस करोगे, बार बार रिवीजन करते रहोगे। जैसे मैंने आपको कल भी तरीका बताया था कि रूल बना दो, रोज सुबह आपको क्या करना है? 15 मिनट फॉर्मूले रिपीट करने। और यदि आपने 4-5 दिन तक लगातार किया तो फिर आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। इफ कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो पहला बेनिफिट क्या हो गया? कार का। और दूसरा बेनिफिट क्या हो गया? नहीं, ये वाला नहीं, इसमें सिर्फ कार का ही बेनिफिट है, क्योंकि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। तो लेकिन कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? कंपैरेटिवली कम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कौन सा वाला पार्ट ऐड करना है? सिर्फ कार का अमाउंट ऐड करना है। किसका अमाउंट ऐड करना है? तो कार का कितना अमाउंट ऐड करना है? 600 रुपए पर मंथ। आपको बच्चा बोलेगा कार का तो आप 10% ऐड करते हो। 10% तब ऐड करते हो जब कार पूरी की पूरी पर्सनल यूज, और यहाँ पे कार पर्सनल भी यूज हो रही है, ऑफिस के लिए भी यूज हो रही है। तो देन गवर्नमेंट लप्पा बांटती है, कितना? 600 रुपए ऐड कर लो। यदि इंजन कैपेसिटी कितनी हो? 1600, और यदि 1600 से ज्यादा हो तो 900 रुपीज पर मंथ आपको क्या करना होगा? ऐड करना पड़ेगा कार का। यदि कार भी एम्प्लॉयर की है और रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने पे किए तो आपको ज्यादा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट? 1800 रुपए पर मंथ या 2400 रुपए पर मंथ। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो पॉइंट नंबर सी है ना बेटा, पॉइंट नंबर सी, देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा ही, ये पूरा पॉइंट नंबर सी दिख रहा है सबको? ये पॉइंट नंबर सी, एक सेकेंड, आपको समझ में आ गया कि मैंने किसको कवर किया? पूरा पॉइंट नंबर सी कवर किया है। इस पॉइंट नंबर सी के अंदर क्या मिसिंग था? ड्राइवर। क्या मिसिंग था? एक बार मैं वापस से इसको जूम आउट कर देता हूं। ये जो नोट नंबर 1 है सबके लिए नहीं है, किसके लिए? सिर्फ पॉइंट नंबर सी के लिए, राइट? अच्छा, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? इफ एम्प्लॉय इज आल्सो प्रोवाइडेड, इफ एम्प्लॉय इज आल्सो प्रोवाइडेड ड्राइवर, यदि एम्प्लॉय को या एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स, ग्रामर का है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स या एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड, मतलब एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है, और एम्प्लॉय को मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है? ड्राइवर भी मिल रहा है साथ में। तो ड्राइवर की सैलरी भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन पूरी सैलरी थोड़ी ऐड करोगे, तो लप्पा ही ऐड करना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? तो जो भी ऊपर अमाउंट आ रहा है उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? ऐड ड्राइवर सैलरी। तो पूरी की पूरी ड्राइवर सैलरी ऐड नहीं होगा, कितना अमाउंट ऐड होगा? 900 रुपीज पर मंथ। तो ड्राइवर सैलरी के नाम से कितना अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा? 900 रुपीज पर मंथ आपको ऐड करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? कितना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा? 900 रुपए पर मंथ, 900 रुपए पर मंथ ऐड करना पड़ेगा। याद हो गया बेटा? वैसे अपन ड्राइवर की सैलरी पूरी ऐड करते यदि ओनली पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही हो तो, लेकिन यहाँ पे कार पर्सनल भी यूज हो रही है, ऑफिस भी यूज हो रही है, तो अपन कितना अमाउंट ऐड करेंगे? पूरी ड्राइवर सैलरी ऐड नहीं करेंगे, कितना अमाउंट ऐड करेंगे? 900 रुपए पर मंथ। कितना अमाउंट? 900 रुपीज पर मंथ। नोट नंबर 2, ये भी किसका पार्ट है? किसके किसके अंदर लिखना है बेटा? और यदि आपका चार्ट बहुत ऊपर नीचे हो गया और आप ऐसे एरो नहीं बना पा रहे हो तो आप ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, नोट नंबर 1 के ब्रैकेट में 4 पॉइंट नंबर सी, नोट नंबर 2 के भी ब्रैकेट में 4 पॉइंट नंबर सी। तो नोट नंबर 2,
if more than one motor car, if more than one motor car is provided for POPP, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल पर्पस, तो क्या किया जाएगा, कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 3 मोटर कार दे दी पीओपी पीपी पर्पस के लिए, पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो दे दी, लेकिन इसको अपन एग्जाम के पॉइंट से कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यदि 3 कार 4 कार 5 कार दे दी और चारों की चारों कार या पांचों की पांचों कार पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल पर्पस है, तो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अपन क्या करेंगे, 1 मोटर कार, कोई भी एक मोटर कार आप किसके लिए कंसिडर कर लो, फॉर पीओपी, एंड अदर जो मोटर कार है वो किसके लिए मानी जाएगी, फॉर पर्सनल यूज ओनली। इस तरीके से आप क्या करोगे, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करोगे। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोटर कार, कितनी मोटर कार बेटा, इधर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मोटर कार एम्प्लॉय को दी गई है, तीनों की तीनों मोटर कार पीओपीपी के पर्पस के लिए दी गई है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक मोटर कार को पीओपीपी में डाल दो और बाकी जितनी भी अदर मोटर कार है वो किसके अंदर जाएगी, फॉर पर्सनल पर्पस। और फॉर पर्सनल पर्पस होने का मतलब क्या हो गया, फुल अमाउंट टैक्सेबल, क्योंकि पर्सनल पर्पस में तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है फैसिलिटी है, पूरा का पूरा अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ती है एग्जाम, राइट एवरीवन? यदि सर ऑफिस पर्पस के लिए 4 कारें दी हो तो प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है, क्या बनता है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉयर प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि कितनी चली क्या चली और सर्टिफिकेट देगा, तो चाहे 2 चाहे 3 हो, तीनों की तीनों एग्जाम्प्ट है, 2 की 2 एग्जाम्प्ट है। ये वाला पॉइंट किसके लिए, यदि 2 या 3 या 4 या 5 कारें यदि आपने पीओपीपी के पर्पस के लिए दी है तो 1 कार पीओपीपी और बाकी अदर कार इज फॉर पर्सनल पर्पस मान के आपको क्या करना होगा, टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। टैक्सेबल अमाउंट निकाल लोगे फिर तो पता ही है आपको, जो पीओपीपी वाला है वो पॉइंट नंबर सी में चले जाएगा और जो पर्सनल यूज वाली कार है वो पॉइंट नंबर बी के अकॉर्डिंग टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है किसी को? एक बार जूम आउट करता हूं, ये लो, मोटर कार और अदर कन्वेंस फैसिलिटी के अंदर अपने कौन सी फैसिलिटी पड़ी है, मोटर कार, तो इसके नीचे ही नहीं, चार्ट खत्म हो गया, नया चार्ट बनाना है इसके नीचे, मतलब ये पूरा चार्ट खत्म हो गया। आप चाहो तो नेक्स्ट पेज पे या उसके नीचे 2-3 लाइन लीव करके आपको अब कंटिन्यू करना है कन्विंस अदर देन मोटर कार, मतलब एम्प्लॉयर ने क्या दिया है, कन्विंस अदर देन मोटर कार। बेटा तो एग्जांपल दे सकता है मोटर कार के अलावा और क्या कन्विंस हो सकता है, स्कूटर, बाइक, लूना जो पहले चलती थी ना, एक्टिवा, अब डॉट 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 समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा? तो कोई भी स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में क्या हो, कन्विंस अदर देन मोटर कार, कन्विंस अदर देन मोटर कार। Convince other than motor car. एक सेकेंड, इफ कन्विंस, वो जो भी कन्विंस है अदर देन मोटर कार, इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर
इफ ओन बाय एम्प्लॉय, दो ही केसेस होंगे ना बेटा, इफ ओन बाय द एम्प्लॉयर और इफ ओन बाय द एम्प्लॉय। थोड़ा सा मजा आएगा तुम लोग भी यदि मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। लप्पा मारोगे मेरे साथ, लप्पे में आ जाएगा ये टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट। बेटा लास्ट बेंच राइट हैंड साइड, लास्ट बेंच राइट हैंड साइड। हाँ बेटा तुम बताओ क्या अमाउंट होना चाहिए। नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, मैं वही चीज पूछता हूं तो बना सकते हो। यस मैंने क्या बोला, क्योंकि वही तो पॉइंट हो गया, एम्प्लॉयर की खुद की बाइक है और एम्प्लॉयर ने यूज करने के लिए दी, तो ये कौन से वाले पॉइंट में आता है कि एम्प्लॉयर कोई भी मोबाइल एसेट यूज करने के लिए देता है तो कितना अमाउंट ऐड होता है, 10% पर एनम। याद है 10%, 10% पर एनम होता है, कितना होता है 10% ही होता है ना, या 20% होता है? 20% होता है यार मोटर कार के केस में। तो एक बार देखो, मोटर कार के केस में 20% लिखवाया था मैंने, कंप्यूटर में 50% लिखवाया था, कंप्यूटर में 50% लिखवाया था, मोटर कार में 20% लिखवाया था और फर्नीचर में 10% लिखवाया था। यस द कीवर्ड इज, वो ट्रांसफर में था और ये यूज है, समझ में आया? तो यूज के केस में अपने कुछ भी अलग अलग नहीं किया था, बस ये बोला था कि कंप्यूटर लैपटॉप एग्जाम होता है, उसके अलावा यदि कोई भी एसेट यदि एम्प्लॉय को यूज करने के लिए देता है तो कितना परसेंट ऐड होता है, 10% पर एनम। कितना परसेंट ऐड होता है, समझ में आ रहा है बेटा कितना परसेंट ऐड होता है? हाँ 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ड्राइवर तो क्या देगा बाइक में, ठीक है ना, तो जो ड्राइवर की बात नहीं करते। हाँ लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर इफ एनी, यदि हो तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट प्लस रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। यदि वो जो भी स्कूटर है, बाइक है या एक्टिवा है वो एम्प्लॉय की है, सिर्फ रट्टाफिकेशन वाले बच्चों के लिए, सिर्फ रट्टाफिकेशन वाले बच्चों के लिए और डिटेल में बताने का ट्राई करता हूं, सिर्फ जिन बच्चों को रट्टा मारना अच्छा लगता है सिर्फ उनके लिए। इसको फर्दर में दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं, फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं। पहला केस, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, नहीं सब नहीं बोलेंगे, जिससे पूछूंगा ओनली वही, पता तो चल लेना चाहिए अपना लेवल क्या है क्लास का। तो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। प्यारी बच्ची फर्स्ट बेंच, आप तुम बताओगी बेटा, यस तुम ही। मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार के अलावा यदि कोई भी कन्वेंस है इफ ओन बाय द एम्प्लॉय, क्या बेटा, इफ ओन बाय एम्प्लॉय एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय, तो क्या होगा? मैंने पहले बोला ऐसे मैंने बना दिया, ये तो इंप्लाइड है, कोई बेनिफिट ही नहीं है तो नॉट टैक्सेबल, नो बेनिफिट टू एम्प्लॉय। क्योंकि भैया जब बाइक भी किसकी है, एम्प्लॉय की, और पेट्रोल खर्चा भी कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को कोई फायदा हुआ क्या? नो बेनिफिट, नॉट टैक्सेबल। इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस paid by employer, if running and maintenance expenses paid by employer, तो क्या करना पड़ेगा? देखो ओनली ऑफिस पर्पज है तो वो तो आएगा ही नहीं, तो यहां पे लिख देता हूं कि ये कौन सा वाला बनाया मैंने एक चार्ट, और ओनली पर्सनल पर्पज,
तो पर्सनल पर्पज के केस में तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होता है, ऑफिशियल पर्पज में तो बिल्कुल ही टैक्सेबल नहीं होता। हाँ, तुम ये बता रहे थे, इफ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, कितना अमाउंट आएगा सर? व्हीकल का तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि व्हीकल तो एम्प्लॉय का ही है, लेकिन फायदा किसका हो गया? तो क्या लिखेंगे अपन? टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? If conveyance used for partly office and partly personal purpose, owned by employee and employer meets is running and maintenance expenses. So actual expenses paid by employer minus actual expenses paid by the employer minus 900 रुपीज पर मंथ आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। ये आपको याद करना पड़ेगा। पीओपी वाला, ये पीओपीपी वाला किसका है? मोटर कार का नहीं है। पीओपीपी वाला किसका है? स्कूटर बाइक का है। तो यदि स्कूटर बाइक के केस में यदि पीओपीपी पर्पज के लिए कन्वेंस यूज किया जा रहा है और व्हीकल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मीट द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, तो कितना अमाउंट जितना खर्चा हुआ है माइनस 900 रुपीज पर मंथ माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। ये जूम करके मैं पूरा चार्ट दिखा देता हूं तुम्हें। ये ऐसा बनेगा। ये पर्सनल पर्पस वाला है। ऑफिशियल पर्पस वाला मैंने बताया नहीं, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस में तो आपको पता ही है बेटा, ऑफिशियल पर्पस में क्या होगा? 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा जब ऑफिस के पर्पस के लिए आपका व्हीकल यूज हो रहा है। नहीं, वो नहीं है, उसके लिए प्रोविजन नहीं दे रखा है। कोई और डाउट? हाँ, क्योंकि व्हीकल का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि व्हीकल तो एम्प्लॉय का खुद का है, तो जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय वही टैक्सेबल अमाउंट होगा। नहीं समझ में आया? देखो व्हीकल किसका है तो वो तो आएगा नहीं, जो रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जो भी एम्प्लॉयर ने पे किया फुल अमाउंट टैक्सेबल। कोई और डाउट आया कुछ समझ में? चार्ट बन गया सबका? कंफर्म? समझ में आ गया? बेटा क्या हुआ? नहीं लिखा? डाउट है? जल्दी लिखो। किन किन ने नहीं लिखा? सबने लिख लिया? तुम दोनों जल्दी लिखो बेटा। क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे। तो पहला मोटर कार का समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन लेंगे द बोर्ड कॉन्फिडेंट आएगा। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। किन की बात हो रही है?
ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? इधर इधर प्यारी बच्ची, राइट वाली, हाँ, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है? एग्जाम्पल तो दे दो। रेलवेज, एयरवेज, तो रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, भूल गई तुम तो बस को, ट्रक को, तो बस भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, वाटरवेज भी हो सकते हैं, वेसल भी हो सकते हैं। तो जो भी आपके कन्वेंसेज है, उन कन्वेंसेज के अंदर, उन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो जनरली उन एम्प्लॉइज को बहुत बार क्या मिल जाता है? फ्री टिकट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कि भैया यदि आप एरोप्लेन में यदि जॉब करते हो, या फॉर एग्जांपल यदि आप एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हो, या रेलवे के अंदर यदि आप एम्प्लॉइज हो, या फॉर एग्जांपल यदि आप किसी बस के अंदर यदि एम्प्लॉइज हो, तो ऑब्वियसली कुछ जर्नी आपको फ्री मिल जाएगी ना, कुछ फ्री टिकट्स आपको मिलेंगे जो आप जर्नी कर सकते हो। तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? फायदा हुआ कि नहीं हुआ बेटा? आज आप फॉर एग्जांपल आप किसी एरोप्लेन इंडस्ट्री में जॉब करते हो, आप किसी इंडियन एयरलाइन में जॉब करते हो, और इंडियन एयरलाइन बोलती है कि हम आपको 10 फ्री टिकट प्रोवाइड करेंगे। भैया आपको पता है 50,000 की सैलरी तो आई गई, और उसके अलावा उन्होंने 10 टिकट भी दे दिए, तो एक टिकट का जो प्राइस है यदि वन वे भी हुआ तो कम से कम 5,000 का फ्लाइट का टिकट आजकल नॉर्मल हो गया। पहले 2-3 हजार में बन जाती थी, आजकल 2-3 हजार में कुछ नहीं होता। अब तो 4 to 5 तो मिनिमम बोल रहा हूं मैं। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भैया ये 5,000 का भी टिकट हो गया और 10 टिकट दे दिए, तो कितना फायदा हो गया आपका? 50,000 फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही यहां पे निकालना है अपने को। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, दो केसेस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इसका चार्ट बनाना हो तो खुद बना लेना। दो केस बनेंगे ऐसे। पहला केस आपका बनेगा, पहला केस बनेगा फॉर एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज। एयरलाइंस एंड रेलवे फैसिलिटीज फुल्ली एग्जेम्प्ट। अच्छी बात है, यदि आप रेलवे में हो, एयरलाइंस में काम करो, और एम्प्लॉय आपको जो भी टिकट देगा तो 1 रुपया भी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा। किसके लिए? रेलवे एम्प्लॉइज के लिए। और एयरलाइंस एम्प्लॉइज को यदि अपने रेलवे एयरलाइन से यदि कोई भी टिकट्स मिलते हैं, तो जो भी आपको फॉर एग्जांपल फैसिलिटी मिलती है, तो 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या बेटा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। फॉर अदर एम्प्लॉइज, फॉर अदर एम्प्लॉइज मतलब रेलवे और एयरलाइंस के अलावा मे बी वाटरवेज और मे बी बस, ट्रक, टेम्पो, जो भी हो, तो फॉर अदर एम्प्लॉइज के केस में फुल्ली टैक्सेबल है। क्या है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल है। अब क्वेश्चन ये आएगा जहां पे आप लिखोगे ना फुल्ली टैक्सेबल, तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा सर टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा। आपने एरो बना दिया होगा लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में क्या लिखा? एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज। एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एयरलाइंस एंड रेलवे एम्प्लॉइज के लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है, 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जो अदर एम्प्लॉइज को जो फॉर एग्जांपल टिकट्स मिलेंगे, तो देन वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल है। क्या है सर? टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा? आप रुक क्यों जाते हो? बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है मुझे क्या फायदा हो रहा है। समझो, बस बस समझ में आता है? डिलक्स बस या कोई भी बस। तो मैंने इस बच्चे को, क्या हमें बेटा, तो मैंने वंशिका को क्या किया, फॉर एग्जाम्पल बस का टिकट दे दिया। इसको क्या फायदा हुआ? अब ये बोलेगी कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तो मैंने प्रिया से फॉर एग्जांपल उस बस के टिकट के बदले 500 रुपए ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? तो तुम्हारा कितना बच गया? 500 का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या फायदा हुआ कि जो भी फॉर एग्जांपल जो बस है, ट्रक है, टेम्पो है, जो भी है, तो फॉर एग्जांपल वो जो भी टिकट्स है, उन टिकट के लिए उन सर्विसेज के बदले कितना अमाउंट चार्ज करते हैं पब्लिकली। तो पब्लिक से जो भी हम अमाउंट चार्ज करोगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा? फायदा, क्योंकि आपको किसमें दिया गया है? फ्री टिकट दिया गया। आपको क्या दिया गया है? तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा? लिखो अमाउंट, ये लिखा हुआ नहीं है। अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट चार्ज फ्रॉम अदर क्लाइंट्स या जनरल पब्लिक, जो भी आपको लिखना है। अमाउंट चार्ज फ्रॉम जनरल पब्लिक।
माइनस क्या करेंगे, तुम्हें से कोई लप्पा मार सकता है? जितना अमाउंट आपने एम्प्लॉय से रिकवर किया हो। जैसे मैंने फ्री टिकट नहीं दिया हो बेटे, फ्री टिकट नहीं दिया हो, मैंने क्या बोला, 10 रुपए देना पड़ेगा टिकट का, 20 रुपए देना पड़ेगा। तो पब्लिक से चार्ज करता हूं 500 रुपए और तुमसे कितना चार्ज किया, 20 रुपए, तो तुम्हें कितना फायदा हो गया, 480 रुपीज का। समझ में आया कि नहीं आया? माइनस क्या करेंगे, एनी अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम, एनी अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम, any amount required from employee, if any. यह आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। लिख लिया सबने? Now we come to the education facility. Now we come to the education facility. Yes. Now we come to the point number 4. थर्ड में टाइम लगेगा तो अभी नहीं ले रहे अपन। क्या पढ़ रहे अपन, कौन सा परक्विजिट पढ़ रहे हैं ये? यस, ये वो परक्विजिट है जो ओनली स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल है। जो पहला पॉइंट कौन सा था बताओ, मोटर कार या अदर कन्वेंस फैसिलिटी। सेकंड पॉइंट कौन सा है, ट्रांसपोर्ट वाला, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को जो भी आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी है। एंड थर्ड अपन बात कर रहे हैं गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। कौन सा पॉइंट है ये अपना? पॉइंट नंबर 4। आप चाहो तो इसको थर्ड कर दो, फिफ्थ अपन एजुकेशन फैसिलिटी को लिख लेंगे। तो अपन ने फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया। तो थर्ड अपन किसको बोल रहे हैं? पॉइंट नंबर थर्ड, देयर इज अ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी। यदि कोई भी एम्प्लॉयर कोई भी गैस या इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक पॉइंट अपने लिखा था वो थोड़ा डिफरेंट था। एम्प्लॉय की यदि पर्सनल ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर पे करता है तो वो कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, वो एक अलग था। वो तो सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल था। ये जो पॉइंट अपन बता रहे हैं किसके लिए टैक्सेबल है? ओनली यदि एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को, क्या बेटा, यदि एम्प्लॉयर अपने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कोई भी गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटी यदि प्रोवाइड करता है तो वैल्यू निकालने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कि हो सकता है कि वो कंपनी टाटा पावर, क्या हो, मैं टाटा पावर की बात क्यों की बेटा? इधर टाटा पावर क्या करती है? पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है नहीं करती है? अडानी पावर का भी नाम सुना होगा आपने। तो अडानी पावर हो गए, हो सकता है कि अडानी पावर के एम्प्लॉइज हो, तो यदि अडानी पावर के एम्प्लॉइज हो तो अडानी पावर क्या कर सकता है? अपने जितने भी एम्प्लॉइज है उन सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है? बहुत सारी कंपनी गैस वाली भी होती है, वाटर फैसिलिटीज वाली कंपनीज भी होती है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट, if supplied या provided by
employer from his own sources, is supplied by the employer from his own sources. तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट यदि एम्प्लॉयर खुद ही इलेक्ट्रिसिटी या गैस या वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अपने एम्प्लॉइज को भी प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे, तो यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि बाकी कस्टमर से वो क्या चार्ज कर रहा है, यहाँ पे ये देखा जाएगा कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्या आएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी आपको बोलना लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग, किसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी या गैस या जो भी वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसका आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्या करेंगे, तो में से कोई लप्पा मार सकता है, इनटू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल अडानी पावर है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है 3 रुपए पर यूनिट और आपने कितना यूनिट्स कंज्यूम किया, 200, तो 200 इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितना यूनिट्स कंज्यूम किया एम्प्लॉय ने, इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय एम्प्लॉय। ये जो भी आपका अमाउंट आया, ये तो हो गया फ्री में दिया हो, तो ये तो तब होगा जब फ्री में दिया हो, तो हो सकता है कि कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर भी कर लिया जाए, तो इसको क्या किया जाएगा, माइनस, तो माइनस क्या करेंगे, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट। सबको समझ में आ गया, पॉइंट नंबर ए रिटन बाय एवरीवन। और यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को यदि कोई भी गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई यदि प्रोवाइड कर रहा है, मार्केट से लेके दे रहा है, कैसे लेके दे रहा है, जो कॉस्ट आपकी लग रही लेने की, वो ये एम्प्लॉय का फायदा है। यदि आपकी खुद की है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और यदि आप लेके दे रहे हो तो परचेजिंग कॉस्ट। if taken by employer from outside agencies, if taken by the employer from outside agencies, मतलब outside agencies से लेके आप अपने एम्प्लॉइज को, कौन से एम्प्लॉइज को, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज को कोई भी गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाईज करते हो, तो देन व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट, क्या आना चाहिए बेटा, टैक्सेबल अमाउंट क्या आना चाहिए, क्या लाइन लिखते हैं अपन हमेशा, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इफ एनी, यदि हो तो क्या आ जाएगा, ये टैक्सेबल अमाउंट। Now we come to the point number 5. Point number 5, एम्प्लॉय और क्या दे रहा है, स्वीपर, क्या दे रहा है, स्वीपर, लेकिन किसके लिए टैक्सेबल होगा,
ओनली फॉर, बेटा इधर ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यदि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तभी टैक्सेबल होगा, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया हो, स्वीपर दिया हो, क्या दिया हो, गार्डनर, और क्या दिया हो, वॉचमैन चौकीदार, या पर्सनल अटेंडेंट। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ये तो बहुत इजी है। टैक्सेबल अमाउंट, थर्ड बेंच राइट हैंड साइड, बेटा प्यारी बच्ची, थर्ड बेंच राइट हैंड साइड जो बहुत दिन बाद आई है। यस, टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, हाँ तुम ही बेटा थर्ड बेंच में राइट हैंड साइड। हाँ थर्ड बेंच में मिड वाली बच्ची, कॉमन सेंस है बेटा। यस, आप समझो आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर ने आपको वॉचमैन दे दिया, तो वॉचमैन की सैलरी कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो भैया वॉचमैन की सैलरी कितनी पे की उसे, फॉर एग्जांपल पे की 12,000 रुपए महीना, तो 12,000 रुपए का फायदा हो गया क्योंकि आपको पे नहीं करना पड़ा। यस और नो? तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, बोलो क्या होगा, सैलरी, सैलरी पेड ऑब्लिक पेएबल, एक ही बात है, सैलरी पेड और पेएबल टू सच पर्सन। कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पे करेगा तभी तो फायदा होगा। तो एम्प्लॉयर ने इन पर्सन को मतलब स्वीपर को, गार्डनर को, वॉचमैन को या पर्सनल अटेंडेंट को जो भी सैलरी पे की, क्योंकि किसको प्रोवाइड किया गया, ये प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, वो तो इंप्लाइड है, फिर भी लिख देता हूं, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को जो भी स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट दिया और सैलरी किसे पे की, एम्प्लॉयर। तो ये एम्प्लॉय का क्या हो गया, फायदा हो गया। माइनस, माइनस क्या करेंगे, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल अमाउंट। क्या हो जाएगा ये, टैक्सेबल अमाउंट। एक पॉइंट अपना रह गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो अभी बीच में मैं लूंगा नहीं हो पाएगा। तो एजुकेशन फैसिलिटी अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लास एंड नहीं हुई है। जितना मैंने पढ़ाया समझ में आ गया, ये नोट आपका क्लियर है। इफ एम्प्लॉय इज नॉन स्पेसिफाइड, ये 5 परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होंगे, ये हमें पता है। तो ये 5 परक्विजिट तभी टैक्सेबल होंगे जब एम्प्लॉय क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एक क्वेश्चन अपना कल रह गया था, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 27। अपन आज कर सकते हैं, अब कर सकते। यस रेडी एवरीवन, यस रेडी एवरीवन। साथ में करेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एबीसी लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग परक्विजिट, यहां पे एक नहीं है बहुत सारे परक्विजिट है, तो हर परक्विजिट के लिए आपको क्या करना होगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा यदि रिक्वायर्ड होगा तो। ABC Limited provided the following perquisite to his employee Srinivasan for the financial year 25-26. Point number 1, leased accommodation। पता है एम्प्लॉयर के द्वारा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है रेंट पे लेके, परचेज नहीं है उसका खुद का, भाड़े पे लेके एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया। तो लीज अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, हायर चार्जेस इंडियन रुपीज 50,000 पर मंथ, रिक्वायर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इंडियन रुपीज 20,000 पर मंथ। मैं नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है अभी। पॉइंट नंबर 2, अकोमोडेशन वाज फर्निश्ड, ये जो वैल्यू निकालते हैं किसकी आती है, ये अनफर्निश्ड की आती है। अब अकोमोडेशन फर्निश्ड था, तो एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर वाज इंडियन रुपीज 4,050 रुपीज पर मंथ। ये कुछ मिस्टेक है, ओके। अकोमोडेशन जो फर्निश्ड था, तो फर्निश्ड के नाम से अलग से चार्जेस पे किया गया। तो फर्निश्ड के लिए कितना चार्जेस पे किया गया, 44,050 रुपीज पर मंथ। कितना अमाउंट,
ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड, he was also provided a VW Polo 1.2 लीटर विथ चॉपर मतलब ड्राइवर एंड ए गिफ्ट वर्थ रुपीज 9,000, मतलब क्या क्या दिया है, कार्ड दी है ड्राइवर के साथ एंड ए गिफ्ट वाउचर वर्थ रुपीज 9,000. Salary for the purpose of valuation of perquisite is rupees 25 lakh rupees. Compute the taxable amount of perquisite assuming 115 BSc opt नहीं किया है. नहीं, मिस्टेक है वो, 10% होगा, 15% पहले हुआ करता था. एक सेकेंड, यस, इस क्वेश्चन के अंदर एक लफड़ा है. सर क्या लफड़ा है? इस क्वेश्चन के अंदर ये क्लियरली दिया हुआ ही नहीं है. क्या नहीं दिया हुआ है कि मोटर कार किस पर्पज के लिए यूज की गई है? दिया हुआ है क्या? इधर देखो, ये चार्ट है, आज ही पढ़ाया है मैंने. तो यहाँ पे एम्प्लॉय को मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो दिया हुआ है. ए पॉइंट नहीं माना जाएगा क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है. क्वेश्चन साइलेंट है, ना तो ऑफिशियल पर्पस बना, ना ऑफिशियल ना पर्सनल पर्पस बना. इन्होंने कौन सी कैटेगरी के अंदर लिया इस पॉइंट को? आवाज नहीं आ रही. पीओपीपी. और जब पीओपीपी है तो यहां पे क्या पॉइंट आएगा? यहां पे पॉइंट ये आएगा फिर वापस से क्वेश्चन देखो, ये तो समझ में आ गया कि अपने पीओपीपी माना. He was also provided a VW Polo, मतलब कार प्रोवाइड की गई है विद ड्राइवर. अब अगेन आपके एजम्पशंस, अब मेरी बात सुनना ध्यान से. अब क्या एजम्पशंस होगी बेटा? इफ कार यूज फॉर पार्टली ऑफिस एंड पार्टली पर्सनल पर्पस, तो अपन पॉइंट नंबर C2 मानेंगे. क्या मानेंगे? कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय. अब कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय तो वापस से क्वेश्चन साइलेंट है. किसके रिगार्डिंग? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने पे किया या एम्प्लॉय ने पे किया? इसका मतलब हमारे दोनों आंसर सही है, क्योंकि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय. बेटा क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है क्या? ड्राइवर के लिए दिया है तो ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ, ये रहा नोट नंबर 1. तो ड्राइवर का 900 रुपए पर मंथ तो मैं ऐड करूंगा, वो तो मुझे ध्यान. लेकिन हमें 600 रुपए लूंगा या 1800 रुपए लूंगा, ये क्या करूं? क्योंकि ये भी समझ में आ गया कि 600 आएगा या 900 1800 आएगा. क्या सही है? 600 या 1800? दोनों सही. ये बता रहा था मैं. क्यों सही है दोनों? क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. ये बात ध्यान रखती है. एक्चुअली होता क्या है, जब क्वेश्चन सोल्व किया जाता है तो ये बात को एज्यूम करके कर लिया जाता है, और जो बच्चे क्लास में होते हैं वो अट्टा मारने लग जाते हैं. सर आपने तो ऐसे किया था 1800 रुपए. ऐसा नहीं होता बेटा. आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक बार में एक ही बात बोलनी पड़ेगी, लेकिन दोनों बातें सही. यदि आप 600 रुपए लोगे तो भी सही है, और आप 1800 रुपए लोगे तो भी सही है पर मंथ. लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपने क्या वर्क नोट के अंदर क्या एज्यूम करके लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आ गई बात? हाँ बेटा. गलत नहीं होगा, जनरली अपन ऐसा प्रिज्यूम्ड करते हैं कि जब ऑफिशियल पर्पस और पर्सनल पर्पस नहीं दिया है तो अपन जनरली क्या मानते हैं? पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल मान के करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए. मतलब क्वेश्चन के अंदर यदि मोटर कार फैसिलिटी के लिए ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों नहीं रखा है, ना तो ओनली ऑफिस बोला हुआ है ना ओनली पर्सनल बोला हुआ है, तो ज्यादा बेटर क्या होता है? पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल, दोनों ही पर्पस के लिए यूज कर रहा होगा. जैसे मैं तुम्हें कोई कार्ड दूंगा तो तुम ऑफिस के लिए भी यूज करोगी, पर्सनल भी यूज करोगी, तो ज्यादा बेटर एजम्पशन क्या होती है हमेशा? पीओपीपी. तो पीओपीपी तो लॉजिकल. अब उसमें क्या माना? ये भी लॉजिकल है कि कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो करना आपको C2 ही है. अब C2 के अंदर रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा था? तो दोनों आंसर सही है. आप 600 रुपीज पर मंथ भी ले सकते हो और 1800 रुपीज पर मंथ भी ले सकते हो. और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया है
कि ये प्रिज्यूम्ड किया गया है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे इन्होंने कितना लिया है क्वेश्चन के अंदर 1800 रुपए पर मंथ और 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर के तो आपको ऐड करने ही करने, लेकिन 1800 रुपए पर मंथ की जगह यदि कोई बच्चा 600 रुपए पर मंथ भी लेगा तो चलेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया। तो ड्राइवर दिया गया, गिफ्ट दिया गया, गिफ्ट के लिए क्या लेना देना पता नहीं ना, मैं बोलूंगा तब। अब बेटा गिफ्ट का क्या प्रोविजन है, यदि कोई भी एम्प्लॉय को यदि कोई भी गिफ्ट या गिफ्ट वाउचर यदि प्रोवाइड करता है तो 5000 से ऊपर का होगा तो कितना टैक्सेबल होगा, यहाँ पे कितना दिया 9000, तो 9000 माइनस 5000 कितना अमाउंट आएगा बेटा। एक बार देखना क्या लैंग्वेज लिखी हुई है, वापस से गिफ्ट वाला ओपन करो नो प्रोविजन, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। ये बातें ध्यान देनी है, नहीं समझ में आए एक बार वापस से प्रोविजन देखो बेटा। बहुत जगह क्या होता है रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल होता है, बहुत जगह क्या होता है कि यदि गिफ्ट 5000 से ऊपर हुआ तो रिमेनिंग नहीं फुल अमाउंट टैक्सेबल है, ये लिख भी रखा है मैंने, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल अपन ने क्लियरली लिखा है। ये मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना। जो लीज चार्जेस के अंदर जो फॉर्मूला आता है ना, हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर और 10%, 15% बहुत पहले हुआ करता था, तो उस गलती से हमें 15% दिया हुआ है, करेक्ट कर लेना कंपाइलर में अपने मॉड्यूल के आंसर्स में कि 15% की जगह आपको क्या करना है 10%। कितना परसेंट, बाकी तो मुझे लगता है नॉर्मल क्वेश्चन है। और कोई पॉइंट, $4050 इंटू 12 करना कितना आया, 4050 इंटू 12 बेटा, 4050 इंटू 12 ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना। अब कुछ बचा नहीं है इसके अंदर, जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। मैं एक बार वापस से बता देता हूं। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है लीज अकोमोडेशन, तो लीज अकोमोडेशन कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में कोई बात नहीं है, तो अदर एम्प्लॉय एबीसी लिमिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहां से हो गया, तो ऑब्वियसली अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन सा वाला पॉइंट आएगा, ये लीज रेंट हायर चार्जेस। तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉय और 10% ऑफ तो अपना प्रोविजन क्या आएगा, लीज चार्जेस। तो लीज चार्जेस और 10%, ये 10% कर लेना। 10% किसका होगा, सैलरी का होगा, विच एवर इज लोअर। अमाउंट रिक्वायर फ्रॉम द एम्प्लॉय, कितना अमाउंट रिक्वायर हुआ है 20,000 टू 12, 2,40,000 रुपीज माइनस कर दो। ये वैल्यू आएगी किसकी आएगी, वैल्यू अनफर्निश की। ये वैल्यू किसकी आएगी, अनफर्निश की। ये वैल्यू किसकी आएगी, हाँ तुम्हें डाउट था, अब क्लियर है। ऐसे लिखते हैं अनफर्निश। अब फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है तो इसका ऐड कर दो। तो फर्नीचर का कितना हायर चार्जेस कितना है 4050 पर मंथ इंटू 12 कर दिया, तो वो अमाउंट ऐड कर दो, तो आ जाएगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड फैसिलिटी। ये पॉइंट नंबर 1 और 2 पूरा एक हो गया। फिर उसके बाद आगे आपका कार का मैंने बता ही दिया अभी, पीओपीपी। फिर गिफ्ट का मैंने बता ही दिया, समझ में आ गया। ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, 4000 टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 5000 से ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, पूरा पढ़ के आना। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल इसको वाइंड अप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो यस एवरीवन, घर जाके बोर होते रहते हो, फालतू हरकतें करते रहते हो, तो आज सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक एक ही चैप्टर पढ़ना है। कौन सा, इससे फायदा क्या होगा कि जब ये कल चैप्टर कंप्लीट होगा तो अपन बड़े क्वेश्चंस लेंगे। सर बड़े क्वेश्चंस का मतलब ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चंस लिए वो कौन से लिए, प्रोविजन बेस्ड। ए प्रोविजन पढ़ाया क्वेश्चन लिया, ए प्रोविजन पढ़ाया क्वेश्चन लिए। अब मैं वो क्वेश्चंस लूंगा जिसमें सारे प्रोविजन आएंगे, बीच में ग्रेच्युटी आ जाएगा, पेंशन आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, एचआरए आ जाएगा, तो मजा आएगा। और मजा तब आएगा जब तुम्हें प्रोविजन पता होगा। तो तुम्हें प्रोविजन पता होगा तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में और मजा आने वाला है।
तो यह जिन जिन जो पापी बच्चे हैं, कौन से बच्चे पापी, कौन जो क्लास में एब्सेंट होता है, तो जो क्लास में एब्सेंट होता है, जिनकी क्लासेस छुट्टी हुई है मेनली उनके लिए, और वो पापी बच्चे जो क्लास में आ ही नहीं रहे, तो वो सारे बच्चे क्या करेंगे आज टारगेट लेके, क्योंकि बिना टारगेट के काम ही नहीं होता, तो रात की 2 बजे, रात की 5 बजे, और नहीं सो पाओ तो नहीं सो पाओ, सोना जरूरी नहीं है, क्योंकि पाप किया ना तुमने ऑफ लेके। तो यह सारे बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ के आना है, और पूरा चैप्टर पढ़ने की वजह अपन कल या परसों क्वेश्चंस लेंगे, तो यस इससे क्या होगा, सबके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि जो छोटा हुआ है तो वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा, और मेरे साथ रिकवरी कर लूंगी तो बेटर रहेगा, वरना पता नहीं कब नंबर आएगा, नंबर कभी आता नहीं। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।